नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। आपका किस चीज़ का होने वाला है, तो आपका आस्था आईएएस का होने वाला है। ध्यान रखिएगा। आपका होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स होने वाला है। ध्यान रखिएगा। आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका आज फुल कंप्लीट कराया जाएगा विथ डिफिनेशन के साथ में, क्योंकि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। पार्ट 1 अगर एक के साथ में पूरा वीडियो कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए हाँ, और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए भैया तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आपका बोल रहा है, देखिए 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है। बताइए 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है। किस रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में आपका जाना जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए किस रूप में जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो पहले दिन और अगले दिन के बीच की सीमा है। 180 डिग्री माध्यम रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन यानी कि डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हैं। बताइए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से, देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हैं। तो इसका सबसे निकट कौन है, तो आपका हो जाएगा सुमात्रा जो है जो आपका ग्रेट निकोबार के सबसे निकट हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल रहा सही नहीं है आपका। किसके बारे में, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए चुनते हैं। देखिए एक में है छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का हिस्सा है, ये तो आपका ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। 2 में है यहाँ शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 3 सी में देखिए आपका है यहाँ प्रकृति वनस्पतियों का क्या विकास सीमित है, बिल्कुल सही है। डी में यह शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा डी जो है आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए। बताइए टुंड्रा क्या है, टुंड्रा आपका क्या है। ध्यान रखिए टुंड्रा का आपका अर्थ हो जाएगा, देखिए ऊंची भूमि क्या वृक्षवाहिनी पर्वतीय रास्ता होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए एक फसल के संबंध में निम्नलिखित, क्या बोल रहा है, एक फसल के संबंध में निम्न कथन को पढ़िए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया तभी आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए पढ़ने के लिए बोल रहा है। देखिए एक में आपका है यह उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ध्यान रखिए आहार है। और 2 में आपका है इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और 3 में आपका है, देखिए भारत इस फसल का प्रमुख उत्पादक है। ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका चावल का हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों के लिए जहाँ सबसे प्रयुक्त है, जहाँ उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप एवं पानी की असुनिश्चित आपूर्ति होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से क्या है विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी का ताप का कटिबंध की पहचान कीजिए। और वीडियो भी थोड़ा सा आप लोग 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए बताइए निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के ताप क्या कटिबंध की पहचान कीजिए। कटिबंध की आपको क्या बोल रहा है, पहचान करने के लिए बताइए। तो देखिए एक में देखिए आपका क्या है, देखिए दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। 2 में आपका है इन क्षेत्रों का क्या तापमान मध्यम होता है। 3 में आपका है ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव क्या वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। बताइए वृत्त वाले क्षेत्र हैं। आप तीनों पढ़ लिए, तीनों कथन पढ़ लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबको पता है इसका आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार है। तो आपका क्या है, तो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा तक है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ तक है, कर्क रेखा से आपका मकर रेखा तक है। देखिए उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग है। ध्यान रखिएगा, बीच का भाग है, जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। ध्यान रखिएगा भैया। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए हिम अधंता रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। क्या बोल रहा है, हिम अंधता रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो आप लोग को पता होगा किसके कारण होता है, तो ओजोन परत में पतला होने से होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्यों। बताइए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्यों। क्या आप लोगों को पता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ध्यान रखिएगा, कहाँ हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग। देखिए आकाश में तारे का क्या स्वाभाविक गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण तारे विपरीत अर्थात पूर्व दिशा में क्या पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न आपका है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बोल रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक में आपका है, केवल पी तरंगे से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में लंबवत होती है। बिल्कुल गलत है भैया, एक तो आपका बिल्कुल गलत है। 2 में महासागरों में भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, ऐसे तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। केवल आपका 2 सही है। ध्यान रखिए, केवल 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। पता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत है तो ये आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी विस्फोटक पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत है। ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातु से बनी है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है। सबको पता है लोहा और निकेल से बनी है। ध्यान रखिएगा, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना कई स्तरों से विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 क्या प्रधान अंग हैं, ऊपरी सतह भूप्रपट्टी, मध्य स्थल मेंटल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड से सबसे निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइएगा कि आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा है, निम्न कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का आपको चयन करने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए एक में आपका है, आग्नेय चट्टानें की संरचना में सामान्य रूप से त्रिस्तरीय होती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, ये परतें में होती है और जीवाश्म सहित होती है। बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका है, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, क्योंकि कथन एक आपका सही है। किसके? आग्नेय चट्टानों के बारे में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्या बलुआ पत्थरों के क्यांतरण के कारण बनती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बलुआ पत्थरों के क्यांतरण के कारण बनती है? तो क्यांतरण के कारण आपका क्या क्वार्टरजाइट बनती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वार्टरजाइट एक कठोर गैस धूमिल क्यांतरिल शैल है जो मूल रूप से क्या कहता है शुद्ध क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर हैं। बलुआ पत्थर को ताप और दाब के माध्यम से क्वार्टरजाइट में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो वो ग्रेवो जो है आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टरजाइट आपका ध्यान रखिएगा आपका रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट आपका रूपांतरित चट्टान है। ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सबको पता है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बालू पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए बालू पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपसादित चट्टानें का आपका उदाहरण है। देखिए हर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं भैया, आप लोग को पता होगा। देखिए शब्द सेडिमेंट्री लैटिन शब्द क्या है? सीडिमेंटस के लिए लिया गया है। सेल चूना पत्थर और क्या है? कांग्लोमेरेट अपसादित चट्टान से कुछ अन्य उदाहरण हैं। इससे अपसादित चट्टानों का निर्माण अवसाद और लंबे समय तक तलछट के और अपेक्षण द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। अब बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वास्तविक सी बात है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग फोकस कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोग के लिए। देखिए गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना चट्टान जो है सबको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गोंडवाना चट्टान में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है। ध्यान रखिएगा 98% कोयला भंडार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिमाण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो आपका बाढ़कृत मैदान का आपका परिमाण है। ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल के रूप नहीं है? बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल का रूप नहीं है? तो आपका छिरपिका जो है आपका स्थल रूप नहीं है। जलीय निक्षेपण स्थल का रूप आपका छिपिका आपका छिप्रिका है। छिप्रिका आपका नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे 19 नंबर का, तो देखिए क्या होगा। देखिए छिपिका जो है नदी के मार्ग का वह हिस्सा है जहाँ किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा से अधिक तीव्र होता है और जल प्रवाह अत्यधिक तीव्र होता है। यह जल प्रपात और अन्य प्रवाह के बीच की स्थित होती है। ध्यान रखिएगा। और सामान्यतः यह नदी की तली कठोर चट्टान की होती है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए भैया देखिए हर 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग आप लोग को बोलते हैं भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये क्या हो जाएगा, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब। देखिए पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों के कारण एक परिमाण है? बताइए पृथ्वी की सतह पर क्या पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिमाण है? तो अब सबको पता है अंतर्जात बल का हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा। देखिए अंतर्जात बल आंतरिक बल है जो पृथ्वी की सतह के भीतर से उत्पन्न होते हैं। ये आंतरिक पत्थर क्या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिविधियों के कारण बनते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। देखिए आपका क्या बोल रहा है, 21 नंबर प्रश्न। देखिए मरियाना गर्त क्या बोल रहा है? मरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस महासागर, यहाँ ध्यान देखिए, किस महासागर में स्थित है? बताइए मरियाना गर्त आपका
पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, बताइए किस महासागर में स्थित है। अगर इसका क्वेश्चन आप लोग को आंसर नहीं पता होगा तो फिर क्या पता होगा बताइए, तो आपका प्रशांत महासागर में हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का सबसे गहरी महासागरीय खाई यानी कि मरियाना गर्त पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई कितना है, 10,948 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। खाई का नाम क्या है, मरियाना द्वीप है। ध्यान रखिए, मरियाना द्वीप के नाम पर आपका रखा गया है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द टिलाइट का सही वर्णन करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द टिलाइट का सही वर्णन करता है, तो ध्यान रखिए कौन सा करता है। देखिए ए में आपका है यह जड़ोर मैदानों का निक्षेपण है, बिल्कुल गलत है। बी में आपका है यह हिमनदों के निक्षेप से बनी अपसादित चट्टान है, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टिलाइट का सही वर्णन कौन करता है, तो यह हिमनदों को निक्षेप से बनी अपसादित चट्टान है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन घुमा दिया है, कौन सा सही नहीं। देखिए ए में आपका है आग्नेय सेलों को क्या केंद्रित सेल में बदला जा सकता है, सही नहीं है, याद ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो ए नंबर जो है सो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है सेल का परिवर्तन अपक्षय और अपर्दन और क्यांतरण क्रिया के कारण होता है, बिल्कुल आपका सही है। ए और बी आपका तो बिल्कुल सही है। सी में आपका है देखिए सेल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती है और परिवर्तन से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए इसमें बोल रहा कौन सा गलत है तो ऑप्शन सी आपका गलत है और डी आपका बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा अभी आप लोग। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी है, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी है। सबको पता है आपका बाहरी कोर जो है आपका बिल्कुल उत्तरदायी है, ध्यान में रखिएगा। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात क्रस्ट मेंटल कोर और पृथ्वी के सबसे भीतरी सतह। कोर को 2 परतों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, विभाजित किया गया है कोर और एवं आंतरिक कोर। पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, इसके बाहरी कोर के लिए आपका जिम्मेदार हैं, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या भ्रंशोत्सव पर्वत नहीं है, क्या बोल रहा है, भ्रंशोत्सव पर्वत नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो आपका यूराल पर्वत जो है आपका भ्रंशोत्सव पर्वत आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका नहीं है, ये नहीं है, बाकी आपका ये सब आपका जो है सो भ्रंशोत्सव पर्वत का आपका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी जलधारा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। सबको पता है आपका फॉकलैंड की जलधारा आपका सबसे ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। देखिए महासागरीय धाराएं क्या सतही जल का एक बड़ा भाग होती है, जहां महासागरों के चारों ओर एक नियमित पैटर्न में घूमती है। केवल धारा का अपनी आगे बढ़ता है, जबकि किनारे के नीचे निम्न पानी लगभग स्थिर रहता है। जो धाराएं क्या विषुवत क्षेत्र के ध्रुव की ओर बहती है, उनका सतह तापमान अधिक होता है, वे ठंडी धाराएं होती हैं। फॉकलैंड धारा फॉकलैंड के द्वीप से टकरा कर 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। एक ठंडी जलधारा अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर और दक्षिणी पूर्वी की ओर बहती है, जिसे फॉकलैंड धारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरा आप लोग डिफिनेशन सुनिएगा भैया, तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब जितना इसका डिफिनेशन हमको लिखना चाहिए था, जितना आपको लिखा हुआ था इसका सोल्यूशन में, सारा डिफिनेशन हम पढ़ के सुना दिए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर को क्या रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो रिंग्स ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर को आपका कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। रिंग्स ऑफ फायर आपको प्रशांत महासागर को कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित हैं। सबको पता है अगुल हास की जलधारा जो है सबका सबको पता है महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। कौन सा, अगुल हास की जलधारा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति और आसान की व्याख्या करने में मदद नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कौन आपका मदद नहीं करता है, तो ये आपका जो है महासागरीय धाराएं एवं जलवायु क्षेत्र जो है आपका ध्यान में रखिएगा मदद नहीं करता है। उत्पत्ति और स्थान की व्यवस्था करने में मदद नहीं करता है कौन सा, महासागरीय धाराएं और जलवायु क्षेत्र। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला नंबर देखिए जल और थल वितरण में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत के रूप में व्याख्या की गई है। बताइए जल और थल के विवरण के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत के रूप में व्याख्या की गई है। सबसे विस्तृत रूप में आपका प्लेट विवर्तनिकी का व्याख्या किया गया है। ध्यान में रखिएगा इसका जो प्लेट विवर्तनिकी का। देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक भौगोलिक को नहीं जाता है, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या पूरा चुंबकत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रशासन सम्मिलित रूप है। ध्यान रखिएगा। यह काला सागर क्या बोल रहा है, यह काला सागर क्या है, मरमरा सागर से जुड़ने वाला एक प्राकृतिक जलडमरू मध्य है। यह यूरोपीय भाग को क्या इंताबुल में तुर्कीय एशियाई भाग से पृथक करता है, यानी कौन अलग करता है। ध्यान रखिएगा कौन अलग करता है, एक सेकंड हो जाइए। तो ये आपका हो जाएगा देखिए बास्फोरस क्या हो जाता है, बास्फोरस जलडमरू मध्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। किन वनों को क्या मानसूनी वन कहा जाता है। बताइए किन वनों को आपका मानसूनी वन कहा जाता है। बताइए किन वनों को आपका मानसूनी वन कहा जाता है, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को आपका मानसूनी वन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है देखिए सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बताइए सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो रूपांतरित भ्रंश का आपका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सी कथन सही है। बताइए निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अरे भैया गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सही नहीं है, कौन सा गलत है आपका। किसके बारे में, निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन ए में आपका क्या बोल रहा है, देखिए अधिकतर भूकंप विवर्तनिकी प्लेटों के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। ये तो देखिए एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है रिएक्टर पैमाने पर 3.0 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल आपका ये गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल गलत है। 80 देखिए क्या है, एक विस्थापन बड़े भूकंप के बाद प्राय छोटे भूकंप आते हैं। बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा कि मैगलन जलडमरू मध्य किसके बीच मार्ग बनाती है। बताइए मैगलन जलडमरू मध्य किसके बीच मार्ग बनाती है। सबको पता अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच आपका मार्ग बनाती है। ध्यान रखिएगा। बताइएगा अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या है। बताइए अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। तो ये आपका कहलाती है, ध्यान में रखिएगा अनाच्छादन। क्या कहलाता है, अनच्छादन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनच्छादन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है अष्टेक निम्नलिखित में से किसके अपर्दन विशेषता है। बताइए अष्टेक निम्नलिखित में से किसकी अपर्दन विशेषता है। बताइए किसकी अपर्दन विशेषता है, तो आपका समुद्र तरंग की आपका जो है सो अपर्दन विशेषता है। 38 नंबर प्रश्न विसर्प किस कारण के अपर्दन से निर्मित होते हैं। क्या है, विसर्प किस कारक के अपर्दन से निर्मित होते हैं। तो आपका नदी के कारण आपका निर्मित होते हैं। देखिए विसर्प जो है सबका एक प्रमुख प्रवाही जल नदी के क्या अपर्दनात्मक स्थल रूप है। मैदानी क्षेत्र में नदी की धाराएं दाएं से बाएं होते हैं हुए प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, और इसे विसर्प बनाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित क्या वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भैया बोल रहा है अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका पहला कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। अवरोही क्रम में आपको सजाने के लिए बोल रहा है, ध्यान रहे आपको। तो पहला हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा समताप मंडल। उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य मंडल। उसके बाद हो जाएगा आपका ताप मंडल। ध्यान में रखिएगा। देखिए ये हो जाएगा पहला क्षोभ मंडल होगा, सबको पता है। उसका समताप मंडल ये दूसरा होगा। उसके बाद आपका ये तीसरा होगा, बाकी ताप मंडल ये आपका चौथा हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपका ताप मंडल हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल होता है, ये सबको पता है आपका। बताइए क्षोभ मंडल की आपको ऊंचाई कितनी होती है, तो 7 से लेकर 20 किलोमीटर होती है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। तो मध्य मंडल का ऊंचाई आपको कितना दूरी तक होती है, तो 100 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है, ध्यान में रखिएगा। अनय मंडल तो इसमें दिया नहीं है, तो लेकिन अनय मंडल का आपका हो जाएगा 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। बहिर्मंडल आपका कितना, 400 मीटर के ऊपर जितना भी है तो आपका बहिर्मंडल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चालीसवां प्रश्न बताइए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंग की संरचना में मदद करती है। तो वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में निम्नलिखित में से कौन से रेडियो तरंगों की संरचना करती है, संरचना में मदद करती है। बताइए संरचना में मदद करती है, तो आयन मंडल जो है सबका क्या करती है, रेडियो तरंगों में के संरचना में मदद करती है, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय गैस का प्रमुख संघटक है। क्या वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संघटक है, तो आपका नाइट्रोजन है, ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मात्रा के अनुसार शुष्क हवा में 78.09 नाइट्रोजन, 20.95 ऑक्सीजन, 0.93 आर्गन और आर्गन 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस की थोड़ी मात्रा होती है। और वायु रंगहीन गंधहीन गैस का मिश्रण है। इसे परागन क्या है, धूलकण, कलिश, धुआं आदि क्या है, एरोसोल जैसे बहुत छोटे छोटे कण भी होते हैं, ध्यान रखिए। पूरा इसका जो है आपका हम सॉल्यूशन बता दिए हैं भैया, एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं बचा इसमें। 42 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है। अतः ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है, सबको पता है समताप मंडल में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो समताप मंडल में स्थित है। देखिए पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र क्या ITCZ एक कम दाब वाला क्षेत्र स्थित है। बताइए एक कम दाब वाला क्षेत्र आपका स्थित है, तो आपका कहाँ है, तो आपका भूमध्य रेखा के पास है। कहाँ है, भूमध्य रेखा के पास आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया। तो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्टाजोन प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया था। बताइए किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपका 2003 में लागू किया गया था, ध्यान में रखिए कब किया गया था, 2003 में लागू किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है, हिंद के पश्चात कौन सी भाषा भारत के सबसे अधिक बोली जाती है। बताइए हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, कौन सी बोली जाती है, तो आपका बंगाली जो है आपका सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। सो वन लाइनर था भैया। तो देखिए भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। बताइए निर्मित हुई है, क्या बोल रहा है, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। निर्मित हुई तो ये आपका हो जाएगा रेगुर मिट्टी जो है आपका अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए निम्न में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो आपको सीमा साझा आपका जॉर्डन के साथ में आपका नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागर के साथ निम्नलिखित में से अपने देश सीमा साझा करते हैं।
स्पेन, फ्रांस और मोनाको, इटली, माल्टा, एस्टोनिया, ये सब जो है सो आपका साझा करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ बोल रहा था साझा नहीं करते हैं, तो जॉर्डन नहीं करते, बाकी ये सब जितना भी आपको साझा करते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको यूरोप से होकर नहीं गुजरती है भैया, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूपृष्ठ उच्चतम एल्बिडो है? बताइए क्या है? निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? उच्चतम एल्बिडो आपका ध्यान में रखिएगा क्या है? हिमाच्छादित पर्वत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पवन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है? पवन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए सही विकल्प का चयन करते, देखिए एक में बोल रहा है आपका पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, ये आपका बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ बोल रहा सही है, यहाँ ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनने बोल रहा है। 2 में बोल रहा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को और प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका ये। 3 में आपका है पृथ्वी का धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है। किसके बारे में? पवन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पवन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। बताइए जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? मतलब जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? तो जेट स्ट्रीम धाराएं आपका हो जाएगा पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए किस वाताग्रह चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी गैस संघनित और अपेक्षित होती है? अतः किस वाताग्रह चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संघनित और अपेक्षित होती है? अपेक्षित होती है तो ये आपका हो जाती है शीत वाताग्रह में होती है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शीत वाताग्रह जो है देखिए जब शीतल व भारी वायु में त्वरित से उष्ण क्या वायुराशियों से ऊपर स्पष्टीकरण होते हैं तब शीत वाताग्रह का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो आपका ये कारण आपका बनती है, ध्यान में रखिएगा। अगला 54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का एक रूप नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा रूप नहीं है, किसके बारे में? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन का रूप नहीं है? संघनन का रूप आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो है सो ओले के साथ वर्षा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मेघ की विशेषता क्या नियंत्रण वर्षा करना होता है? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता नियंत्रण वर्षा करना होता है? बताइए नियंत्रण वर्षा का करना होता है तो ये आपका हो जाएगा वर्षा स्तरीय मेघ हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम दाब कब होती है? बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो ये कब होती है? तो ये आपका 3 जनवरी को होती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपका 3 जनवरी को सबसे कम होती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नज़दीक होती है तब स्थिति में उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है और उपसौर कब होती है? तो उपसौर आपका 4 जुलाई को होती है, ध्यान में रखिएगा। क्या होती है? 4 जुलाई को होती है, ध्यान रखिएगा। उपसौर अपसौर, ध्यान रखिए। उपसौर आपका 3 जनवरी को हो गया और अपसौर आपका हो गया उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जनवरी को। जब पृथ्वी आप सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर में जाती है तो आपका 4
जुलाई को आपका होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्न में से किसका वर्णन सही है। बताइए कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है। बताइए किसका वर्णन आपका सही है। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा भैया, अगर इसका पता नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। उष्णकटिबंधीय क्या सवाना जलवायु, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक क्या औसत लवणता है। मतलब निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है। तो ये आपको कौन सा महासागर में है, तो आपका अटलांटिक महासागर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर उच्च लवणता दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि इसे 50 से 20 डिग्री के अक्षांशों के बीच देखा जाता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.6 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। कथन ए में देखिए आपका क्या है, निम्न ज्वार क्या नौचालन में सहायक होते हैं, बिल्कुल गलत है। बी में आपका है महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, बिल्कुल गलत है। सी में आपका है जब जल अपने क्या है निम्नतम स्तर पर आ जाता है तथा पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। डी में आपका है सूर्य एवं चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, बिल्कुल आपका सही। सबको पता है भैया कि आपका जब सूर्य और चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आपका जो है सो ज्वार भाटा आपका आते हैं। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका क्यूशू द्वीप जापान हो जाएगा। ये आपका प्रवाल भित्ति द्वीप आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया आपका जो है सो प्रवाल भित्ति द्वीप आपका है। मतलब इंद्रधनुष चट्टान फिजी ये आपका जो है सो प्रवाल भित्ति द्वीप है आपका है। स्वराज द्वीप भारत ये आपका प्रवाल भित्ति द्वीप आपका है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल नहीं हो जाएगा। देखिए क्यूशू द्वीप जो आपका क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यूशू द्वीप आपका जापान जो है सो यह एक कोरल रीफ द्वीप नहीं है। कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति या मूंगे के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए एक सेकंड। पक्ष जल खाड़ी प्रवाल भित्ति आदि को निम्नलिखित में से किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है। बताइए पक्ष जल खाड़ी और प्रवाल भित्ति आदि को निम्नलिखित में से किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो आपका प्राकृतिक तटीय अर्धभूमि के रूप में आपका वर्गीकृत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर देखिए, प्रमुख बंदरगाह है और देश है, इसमें क्या बोल रहा है, और संगत युग्म का पहचान करें। कौन सा मतलब इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिए कौन सा पर सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। देखिए ऊपर वाला कौन सा आंसर बताएं जी, बिल्कुल सही है। देखिए बताइए हैम्बर्ग आपका यहाँ बोल रहा है जर्मनी, क्या आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। बी में है देखिए एंटवर्प नीदरलैंड, एंटवर्प क्या नीदरलैंड, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए ये जो बोल रहा है एंटवर्प, ये आपका बेल्जियम में है, कहाँ का, बेल्जियम में है, ध्यान रखिए। यहाँ पर काट के आपका बेल्जियम में है, बेल्जियम में। बाकी सी में देखिए क्या है आपका, सी में आपका है बाल्टीमोर और संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए डी में आपका हवाना क्यूबा आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ असंगत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए एंटवर्प ये आपका नीदरलैंड में आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में आपका नहीं है, कहाँ आपका बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन को समझ में नहीं आया भैया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारण नहीं है? प्रतिकर्ष कारण नहीं, चलिए छोड़िए हटाइए, इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम के बेहतर अवसर। 64 नंबर प्रश्न देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पर भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में गलत कथन को आपको चयन करना है। बताइए कौन सा गलत है। देखिए ए में देखिए आपका है, यह एक अत्यधिक क्या वंजीकृत कृषि है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय के कृषि के संदर्भ में एक तो आपका सही है। बी में आपका है, यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। असंगत यानी गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। सी में अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, बिल्कुल सही है। डी में आपका सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां, देखिए यहाँ फल है और सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल आपका सही है भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में। ए, सी और डी आपका सही है और बी आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें बोल रहा था असंगत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश का विश्व का सबसे बड़ा सेल भंडार है गैस है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार है? सेल गैस भंडार है चीन में है, ध्यान में रखिए। कहाँ है? चीन में। देखिए सेल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो एक प्रकार के तल छट्टी चट्टान सेलों से उत्पन्न होती है। देखिए सेल गैस ने तेल के आयात पर अमेरिका का निर्भरता को कम कर दिया है। अन्य देशों की तरह भी जब भंडार की तलाश कर रहे हैं। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस का भंडार होने का अनुमान है, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश की एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? बताइए कील नहर निम्नलिखित में से किस देश के एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? तो यहाँ पर जर्मनी का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, दुनिया में कोको के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? मतलब दुनिया में कोको के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कोटे आइबर घना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील सूखकर रेगिस्तान बन गई है? बताइए पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील सूखकर रेगिस्तान बन गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका जो है देखिए फागुई झील जो है आपका सूखकर आपका रेगिस्तान बन गई है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए ये आपका कहाँ है? फागुई झील आपका कहाँ है? तो आपका माली में है। नाइजर नदी की बाढ़ से पानी मिलता है। देखिए बारिश कम होने के कारण रेगिस्तान बनने की वजह से यह लगभग सूख गया है और रेगिस्तान जमीन बन गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। क्या नदी है और इसमें गिरती है? कौन सी नदी किस में गिरती है? बताइए मेकोंग नदी आपका किस में गिरती है? बताइए सही जोड़ा का पहचान करना है भैया, सही जोड़ा का आपका पहचान करना है। देखिए मेकोंग नदी आपका अंडमान में तो आपका नहीं गिरता है मेरे ख्याल से। देखिए थेम्स जो है सो आपका क्या आयरिश सागर में आपका नहीं गिरता है। देखिए वेल्गा आपका जो कैस्पियन सागर में बिल्कुल सही गिरता है। देखिए कॉम्बेजी आपका हिंद महासागर में बिल्कुल आपका गिरता है, तो इसीलिए आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए मेकोंग नदी आपका अंडमान सागर में तो नहीं गिरता है, लेकिन आपका कहाँ मिलता है? तो क्या देखिए ये आपका कैस्पियन सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है आपका? कैस्पियन, यहाँ लिख देते हैं। कैस्पियन सागर में, देखिए कैस्पियन सागर में। बताइए थेम्स जो है आपका आयरिश सागर में आपका नहीं गिरता है, तो आपका कहाँ गिरता है ये आपका? बताइए थेम्स आपका नॉर्थ सी आसियान सागर में नहीं गिरती है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ में गिरती है? नॉर्थ सी में शायद गिरती है शायद। 70 नंबर प्रश्न है, क्षेत्र है और देश हैं। बताइए जोड़ों पर विचार करना है। देखिए यहाँ देखिए सही सुमिलित कौन सा है? बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। देखिए इसका सही सुमिलित आपका हो जाएगा। देखिए क्या है? देखिए काटोलोनिया स्पेन बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। क्रीमिया हंगरी ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए
मिंडानाओ क्या फिलीपींस, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या अरोमिया, ये आपका क्या है नाइजीरिया, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है क्रीमिया, 2 नंबर में आपका क्रीमिया है, ये आपका हंगरी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए क्रीमिया आपका यूक्रेन हो जाएगा, ध्यान में रखिए। कहाँ क्या हो जाएगा, यूक्रेन यहाँ लिख देते हैं। देखिए यूक्रेन से आपका है। बताइए आपका देखिए अरोमिया 4 नंबर में, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। बताइए अरोमिया आपका कहाँ है, तो अरोमिया आपका इथोपिया है। कहाँ है आपका, इथोपिया। देखिए यहाँ लिख देते हैं इथोपिया लिख दिया, इथोपिया, ध्यान रखिएगा। इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बताइए कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित है, बताइए। तो ए में क्या है, देखिए एविसियन पठार अरब, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। बी में है एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही जोड़ा आपको सम्मिलित करना बोल रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एविसियन पठार जो है सो आपका ये कोई सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। एटलस, देखिए एटलस पर्वत जो है, तो एटलस देखिए माउंटेन आपका कहाँ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित में से किसके पास यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। बताइए निम्नलिखित में से किसके पास यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। बताइए यूरेनियम सबसे महंगा धातु है भैया, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास है। हालांकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। मेजर माइंस ओपलियंस डैम रिजर्व बेवरली में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुनिया का सबसे महंगा धातु है यूरेनियम। चलिए अगला 73 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए शहर है और नदी है, क्या बोल रहा है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। हर बार तो पूछ रहा था सुमेलित है, लेकिन इस बार पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए वर्लिन राइन ये आपका सही सुमेलित नहीं है, फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो गया। बाकी लंदन थेम्स आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, न्यूयॉर्क हडसन बिल्कुल सही सुमेलित है, बियाना क्या ड्यूनियम बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। वर्लिन आपका राइन में नहीं है, लेकिन आपका कहाँ हो जाएगा, चलिए बताइए। बताइए देखिए वर्लिन रिजर्व क्या है, एस्प्री पर है। कहाँ है, वर्लिन आपका एस्प्री पर है, यहाँ लिख देते हैं एस्प्री पर है, ध्यान रखिएगा एस्प्री पर है, राइन पर नहीं है, ध्यान रखिए। राइन जर्मनी का स्विट्जरलैंड नीदरलैंड क्या वगैरह से होकर बहती है, ध्यान में रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित हैं। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित हैं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो किसका पता होगा, बताइए। उसका ऑप्शन भी देने का मन नहीं करता, इतना ईजी क्वेश्चन है कि बताइए नील घाटी और नील घाटी और जावा द्वीप का उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है। मतलब नील घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण आपका हो जाएगा गहन कृषि हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 हो गया खत्म भैया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करके जाइएगा भैया, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।